खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमले किए तेज। 18 दिनों से जारी संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से हजारों की मौत। लेबनान सीमा पर भी हिजबुल्लाह के साथ हुई झड़पें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया इजराइल का दौरा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बैठक में हमास के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का किया आह्वान। बंधकों की रिहाई पर भी दिया जोर। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी की मुलाकात। अभी भी जरूरी मानवीय सहायता को तरस रहा है गाजा। इलाके में काम कर रही यूएन एजेंसी के पास खत्म हुआ ईंधन। कल से मानवीय सहायता की आपूर्ति रुकने की आशंका। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल मानवीय युद्ध विराम का किया आह्वान। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने नाटो में स्वीडन को शामिल किए जाने के संबंध में संसद में अनुमोदन के लिए प्रोटोकॉल किया पेश। स्वीडन और अमेरिका ने किया स्वागत। नाटो प्रमुख ने कहा, स्वीडन नाटो में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यू हैम्पशायर से अपना प्राथमिक उम्मीदवारी पत्र दाखिल किया। कहा, राष्ट्रपति बना तो नहीं होने दूंगा तीसरा विश्व युद्ध। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष से निपटने के लिए बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। आइए देखते हैं इजराइल और हमास के बीच संघर्ष से जुड़ी हुई खबरें। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के 18 दिन बीत चुके हैं। हमास के ठिकानों पर इजराइल ने हमले और तेज कर दिए हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में गाजा में 400 ठिकानों पर हमले किए हैं। दूसरी ओर हमास की ओर से भी इजराइल पर हमले जारी हैं। इजराइल लेबनान सीमा पर भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें बढ़ गई हैं। ये लगातार बरसते और गरजते हवाई हमले बहुत कुछ बयां करने को काफी हैं। गजा में जारी हर एक हमला इजराइल की उस कार्रवाई का बदला है जो 7 अक्टूबर को आतंकी संगठन हमास की मिसाइलों से शुरू हुआ था। लेकिन 18 दिन बीत जाने के बाद ये हमलों का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। हमास के आतंकी हमले के बाद शुरू हुई इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं। इस बीच इजराइल ने गजा पर हवाई हमलों में तेजी ला दी है। हमास की आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए सेना ने बड़े लेवल पर अभियान चलाया हुआ है। आईडीएफ ने पिछले 24 घंटे में 400 से अधिक आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले में हमास की एक सुरंग को तबाह कर दिया है, जहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। आईडीएफ ने जोर देकर कहा है कि वो निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। वहीं सेना गजा पर जमीनी हमले के लिए भी तैयार है। हमारे जवान मैदान में तैयार और दृढ़ हैं। उन्हें बस हमले के आदेश का इंतजार है। अभी लंबी लड़ाई हमारे सामने है। हम सबसे उपयुक्त समय और आला कमान के निर्देश के मुताबिक आगे की कार्रवाई को अंजाम देंगे। इजराइल की सेना संघर्ष के अगले कदम के लिए पूरी तरह से तैयार है।
गजा सीमा पर योजनाबद्ध आक्रमण के लिए इजरायली सेना जुट गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजराइल की दक्षिणी सीमा के तटों का दौरा किया और अशदोद नौसेना बेस का भी दौरा किया। ऑपरेशन के लिए सेना तैयारी जारी रखे। जल्द ही जमीनी युद्ध का समन आएगा। हम अगले चरण के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हवा, जमीन और समुद्र से एक साथ हमले के लिए तैयार रहें। हमें आपकी जरूरत होगी। इजराइल के हमले के जवाब में हमास ने भी गजा सीमा से दक्षिणी इजराइल की तरफ कई रॉकेट दागे। हमास ने दावा किया है कि उसकी सेना दक्षिणी गजा के खान यूनिस में बख्तरबंद फोर्स के साथ मिलकर लड़ रही है। हमास का कहना है कि उनके लड़ाकों ने इजरायली सेना के कई हथियारों को नष्ट कर दिया है। वहीं दूसरे मोर्चे पर संघर्ष की आग इजराइल लेबनान सीमा पर भी भड़की हुई है। इजराइल ने लेबनान सीमा में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम देने का दावा किया है और कहा कि आईडीएफ को हमलों से भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच अमेरिका ने हिजबुल्लाह को साफ संदेश दिया है कि इजराइल के प्रति शत्रुता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। हम सीमा पार हिजबुल्लाह के हमले देख रहे हैं। इजराइल भी उन हमलों का जवाब दे रहा है। संघर्ष के गाजा से उत्तर दक्षिणी लेबनान तक बढ़ने की संभावना को लेकर चिंतित है। हम इस क्षेत्र में इजराइल के प्रति शत्रुता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना संदेश स्पष्ट रूप से देना जारी रखेंगे। वहीं इजराइल की पुलिस और खुफिया एजेंसी ने पकड़े गए हमास बंदूकधारियों से पूछताछ के फुटेज जारी किए, जो कि 7 अक्टूबर को हमले में शामिल थे। इजराइल हमास संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होता दिखाई दे रहा है। इन हमलों को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि इस संघर्ष का दायरा और अधिक बढ़ने की संभावना है। और वहीं अगर इजराइल हमास युद्ध से जुड़े कूटनीतिक मोर्चे की हम बात करें तो इजराइल के समर्थन में दुनिया भर के नेताओं का इजराइल दौरा जारी है। इसी कड़ी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तेल अवीव पहुंचकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की। मैक्रों ने फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की है। इस सब के बीच हमास ने 2 और बंधकों को रिहा कर दिया है। ये दोनों इजरायली नागरिक हैं। जहां एक ओर इजराइल हमास के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में कूटनीतिक स्तर पर चर्चाओं का दौर भी जारी है। इस बीच दुनिया के कई बड़े नेताओं का इजराइल दौरा बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तेल अवीव पहुंचे और उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के दौरान आतंकी गुट हमास के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने साथ ही कहा कि ये युद्ध आतंक के खिलाफ है और हम इजराइल के साथ खड़े हैं। हमास एक आतंकी समूह है जिसका उद्देश्य इजराइल को नष्ट करना है। आपके साथ मिलकर इन आतंकी समूहों को हराना सभी लोकतंत्रों की प्राथमिकता है। हम आतंकी समूहों के खिलाफ लड़ने के लिए एक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना सकते हैं जो हम सभी के लिए खतरा है। वहीं इजरायली पीएम ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि इजरायली सेना हमास को नष्ट कर देगी और एक बार युद्ध खत्म होने के बाद किसी को भी हमास के अत्याचार के तले नहीं रहना पड़ेगा। नागरिकों की मौत के लिए हमास जिम्मेदार है। यह एक लंबा युद्ध हो सकता है। जब यह खत्म हो जाएगा तो इजराइल के लोग अपने समुदायों का पुनर्निर्माण करेंगे और गाजा के लोग हमास के अत्याचार के अधीन नहीं रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तेल अवीव में हमले से प्रभावित फ्रांसीसी नागरिकों से मुलाकात की और उनके साथ संवेदना व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और कहा कि हमारा पहला मकसद बिना किसी भेदभाव के सभी बंधकों की रिहाई कराना है। हमारा पहला उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी बंधकों को रिहा कराना है, क्योंकि बच्चों, जवानों, वृद्धों, नागरिकों और सैनिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना एक भयानक अपराध है। इस दौरान इजराइल के राष्ट्रपति ने बताया कि लेबनान की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है और ईरान उनका समर्थन कर रहा है। हमारा ध्यान हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और अपने नागरिकों को घर वापस लाने पर है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह हमें इसमें घसीटेगा तो लेबनान को इसकी कीमत चुकानी होगी। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पहली बार इजरायली विदेश मंत्री के साथ फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन उसे आम नागरिकों की भी रक्षा करनी होगी।
वहीं कतर के शासक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। कतर के अमीर ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इजरायली सेना युद्ध को और बढ़ाती है तो इससे क्षेत्र और दुनिया में असुरक्षा बढ़ने का खतरा है। इजराइल को बिना शर्त हत्या के लिए हरी झंडी नहीं दी जानी चाहिए। हम इस खतरनाक संकट के खिलाफ एक गंभीर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रुख का आह्वान करते हैं। अगर इजरायली सेना युद्ध को और बढ़ाती है तो इससे क्षेत्र और दुनिया में असुरक्षा बढ़ने का खतरा होगा। उधर हमास ने 2 और बंधकों को रिहा कर दिया है। ये दोनों ही इजरायली नागरिक हैं। मंगलवार तड़के रिहा हुई दोनों बुजुर्ग महिला बंधकों में 79 साल की नुरित कूपर और 85 साल की योचवेद लेफ्सिट्स हैं। योचवेद ने अपने बुरे अनुभव को साझा किया। उन्होंने हमारे घरों पर गोलीबारी की, कई लोगों को मारा और उन्होंने मेरे जैसे कुछ लोगों का अपहरण कर लिया। बहरहाल अभी ये कहना तो मुश्किल है कि कूटनीतिक प्रयास और मेल मुलाकातें कितनी कारगर साबित होंगी। कई देश अपने बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं तो कई देश गाजा में इजरायली कार्रवाई का विरोध करते नजर आ रहे हैं। इजराइल और हमास के संघर्ष में सबसे बुरी तरह पिस रहे हैं गजा में रहने वाले आम लोग। यहां पहुंचाई जा रही मानवीय सहायता काफ़ी कम है। ये कुछ इलाकों तक ही सीमित है। हालात इतने खराब हैं कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में तत्काल मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया है और कहा है कि इलाके में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। गाजा की एक बड़ी आबादी इन दिनों हमले के साथ साथ खाने पीने, रहने की जगह और अपनों को खोने की जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रही है। मदद की आस लगाए बैठे ये लोग जीवन यापन के लिए ज़रूरी सुविधाओं से भी महरूम हैं। हालांकि मिस्र के रफाह क्रॉसिंग से गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन ये इतनी नहीं है कि इन लोगों की पूर्ति कर पाए। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राहत समूह बार बार कह रहे हैं कि गाजा में जितनी मानवीय सहायता की ज़रूरत है उसकी तुलना में ये खेप काफ़ी कम है। काफ़ी कम मानवीय मदद होने के कारण अभी ये दक्षिण गाजा तक सीमित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल हमास संघर्ष पर चर्चा हुई। इस दौरान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में तत्काल मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया और कहा कि इलाके में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। सशस्त्र संघर्ष में कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। गजा में भीषण पीड़ा को कम करने, सहायता वितरण को आसान और सुरक्षित बनाने और बंधकों की रिहाई को सुविधाजनक बनाने के लिए मैं तत्काल मानवीय युद्ध विराम के लिए अपनी अपील दोहराता हूं। गाजा में पहुंचने वाली मदद में ईंधन का शामिल न होना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने ईंधन के जल्द ही खत्म होने पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अगर तत्काल ईंधन नहीं मिला तो बुधवार को गाजा पट्टी में उन्हें अपना अभियान रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब तक गाजा में ईंधन की अनुमति नहीं दी गई है। ईंधन बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बिना ईंधन के ट्रक स्वयं नहीं चल सकते। ईंधन के बिना जनरेटर, अस्पताल, स्वच्छ पानी और बिजली का उत्पादन नहीं हो पाएगा। गाजा में रोजमर्रा की चीजों में भारी किल्लत आई है। दवा, भोजन और पानी की कमी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं गाजा में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। इलाके के 2/3 अस्पताल तबाह हो चुके हैं और दूसरी तरफ दवा व अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम पड़ रही हैं। मिस्र में फिर से शुरू हुई सहायता जरूरत के सागर में एक बूंद मात्र है। संसाधनों से वंचित अस्पतालों में 15,000 से अधिक घायल लोग भर गए हैं। पानी, बिजली, आवश्यक चिकित्सा, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की कमी के कारण गजा में मानवीय स्थिति अब तबाही के कगार पर है। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए रफाह सीमा पर कई देशों के बहुत से ट्रक इंतजार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम किसी भी समय मानवीय सहायता को लेकर पहुंचने के लिए तैयार है। कई देश आगे बढ़कर मानवीय मदद भेज रहे हैं, लेकिन गाजा में तेजी से ये मदद पहुंच नहीं पा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल होने की कोशिश में लगे स्वीडन को तुर्की की ओर से अच्छी खबर मिली है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने नाटो में स्वीडन को शामिल किए जाने के संबंध में देश की संसद में अनुमोदन के लिए एक प्रोटोकॉल पेश किया है। स्वीडन, नाटो और अमेरिका की ओर से एर्दोआन के इस कदम पर खुशी जताई गई है। एक रिपोर्ट देखिए। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में स्वीडन को शामिल किए जाने के संबंध में देश की संसद में अनुमोदन के लिए एक प्रोटोकॉल पेश किया है। गौरतलब है कि एर्दोआन स्वीडन की नाटो सदस्यता के अनुमोदन में कथित तौर पर देरी कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले स्टॉकहोम पर कुर्द उग्रवादियों और अन्य समूहों के प्रति नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति एर्दोगन इन समूहों को सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। उधर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन ने नाटो सदस्यता पर तुर्की के फैसले की सराहना करते हुए राष्ट्रपति एर्दोआन की सराहना की। यह संतुष्टिदायक है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने अब समर्थन के लिए प्रोटोकॉल तुर्की संसद को सौंपा है। अब मामले को संभालना संसद का काम है और हम निश्चित रूप से तुर्की संसद की प्रक्रियाओं का सम्मान करते हैं। वहीं नाटो महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने खुशी जताते हुए कहा कि वह निकट भविष्य में एक सहयोगी के रूप में स्वीडन का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। स्वीडन नाटो में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। समय आ गया है और अनुसमर्थन दस्तावेज जमा करने के बाद मैं अब तुर्की संसद द्वारा शीघ्र अनुसमर्थन का भरोसा करता हूं। वहीं अमेरिका ने भी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के प्रस्ताव की सराहना की है। अमेरिका ने इस मौके पर कहा कि उसे उम्मीद है कि विधेयक जल्द से जल्द पारित होगा। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। जाहिर तौर पर हम कुछ समय से स्वीडन की सदस्यता की मांग कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि उस विधेयक पर तुर्की की संसद में विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द पारित किया जाएगा। गौरतलब है कि स्वीडन ने नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए पिछले साल आवेदन किया था, लेकिन तुर्की और हंगरी ने अभी तक बोली को मंजूरी नहीं दी है। खास बात यह है कि स्वीडन की सदस्यता के समर्थन को मंजूरी के लिए नाटो के सभी 31 सहयोगियों को सहमति देनी होगी। पूरी दुनिया का ध्यान इस समय इजराइल हमास युद्ध पर है, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध भी भीषण बना हुआ है। दोनों देशों की सेना के बीच अवदिव्का में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। इस बीच जर्मन हथियार निर्माता राइनमेटल एजी ने कीव को हथियारों की सेवा और मरम्मत में मदद करने का वादा किया है। तो वहीं क्रेमलिन ने पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को हथियार की आपूर्ति करने पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि इस मदद से भी यूक्रेन रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पूरी दुनिया का ध्यान इस समय इजराइल और हमास के बीच हो रहे संघर्ष पर है। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध को 600 से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अवदिव्का में वर्चस्व की लड़ाई जारी है और दोनों तरफ से हमले जारी हैं। उधर रूस नियंत्रित शहर डोनेत्स्क में गोलीबारी के कारण एक की जान चली गई। रूस ने इस हमले का ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ा, लेकिन यूक्रेन ने इसकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। साथ ही यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर सैन्य दबाव जारी रखने की योजना बनाई है। रूस काला सागर के पश्चिमी भाग में काम करने में सक्षम नहीं है। रूस धीरे धीरे क्रीमिया से भाग रहा है और यह हमारे लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उधर जर्मन हथियार निर्माता राइनमेटल एजी ने कीव को रूस के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए हथियारों की सेवा और मरम्मत में मदद करने का वादा किया है। बर्लिन में आयोजित जर्मन यूक्रेन बिजनेस फोरम में हथियारों को लेकर समझौता हुआ। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने समझौते को लेकर खुशी जताई। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हम जर्मन व्यापारियों का सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। मुझे यूक्रेन रक्षा उद्योग और राइनमेटल के बीच संयुक्त व्यापार का ऐलान करते हुए काफी खुशी हो रही है। जो भी अब यूक्रेन में निवेश करता है वह भविष्य के यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य में निवेश कर रहा है। यूक्रेन हमारे कानूनी आदेश और हमारे आंतरिक बाजार का हिस्सा होगा।
वहीं क्रेमलिन ने पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को हथियार की आपूर्ति करने पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि इस मदद से भी यूक्रेन रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यूक्रेन के लिए गोला बारूद का उत्पादन करने की सामूहिक पश्चिम की क्षमता सीमित है। इस क्षमता को बढ़ाने के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए उन्हें बहुत समय की आवश्यकता है। यही कारण है कि तनाव के कुछ बिंदु दिखाई देते हैं। अधिकांश दुनिया इस वक्त युद्ध के परिणामों से ग्रसित है। युद्ध लड़ने का फैसला चंद लोगों का होता है, लेकिन उसका परिणाम संबंधित देशों समेत पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर अपना प्राथमिक उम्मीदवारी पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो तीसरा विश्व युद्ध होने से रोकेंगे। उन्होंने साथ ही मध्य पूर्व में जारी संघर्ष से निपट न पाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और इस बार भी रिपब्लिकन पार्टी से अपनी दावेदारी को मजबूत करने के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में शामिल होने की अपनी आधिकारिक घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में अपना प्राथमिक उम्मीदवारी पत्र दाखिल कर दिया है, जिससे अब यह साफ हो गया है कि वे राष्ट्रपति पद के चुनाव की दौड़ में शामिल हो गए हैं। न्यू हैम्पशायर में राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर वह दोबारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वे तीसरा विश्व युद्ध होने से रोकेंगे। उन्होंने साथ ही मध्य पूर्व में जारी संघर्ष से निपटने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं राष्ट्रपति के रूप में शांति बहाल करूंगा और तीसरा विश्व युद्ध होने से रोकूंगा। बाइडेन कमजोर हैं और ईरान समेत और अन्य के प्रति उनकी नीति के कारण इजराइल पर हमला हुआ है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति ने खुद को संघीय और राज्य अभियोजकों द्वारा निशाने पर लिए गए एक पीड़ित के रूप में पेश किया। उनका आरोप है कि राजनीतिक कारणों से उन्हें और उनके व्यवसाय को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने साथ ही जोर दिया कि वो हमास के खिलाफ संघर्ष में पूरी तरह इजराइल के साथ हैं। जो बाइडेन के विपरीत मैं अपने मित्र और सहयोगी इजराइल के साथ 100% खड़ा हूं। आतंकी हमास के खिलाफ इजराइल के मिशन का पूरा समर्थन करूंगा। हमें इस तरह की शक्तियों को नष्ट करना होगा। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप को कई आपराधिक मामलों के साथ साथ दीवानी मामलों की सुनवाई का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर कोर्ट उनको दोषी साबित कर देता है तो राष्ट्रपति पद पर उनकी दावेदारी खतरे में पड़ सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी का ओपेरा हाउस देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी मनोरंजन के लिए आते हैं। दुनिया भर में प्रसिद्ध इस इमारत की पिछले दिनों 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसके लिए खास तैयारियां की गई थीं। ये खूबसूरत इमारत है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के ओपेरा हाउस की। इसके चारों ओर फैला ये नीला पानी मानो आकाश का प्रतिबिंब हो। सच में ये मन को सुकून देने वाला है। दिन का उजाला हो या शाम की चकाचौंध, ये ओपेरा हाउस आपको खुद की ओर खींच ही लेता है। इस जगह को दुनिया की सबसे ज्यादा फोटोजेनिक इमारतों में से एक माना जाता है, जिसने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। दरअसल कुछ ही दिन पहले ओपेरा हाउस को पूरे 50 साल हो गए हैं, जिसे यहाँ पर लोगों ने लेजर शो के जरिए सेलिब्रेट किया। यहाँ पर आए टूरिस्ट ने भी नज़ारों का लुत्फ उठाया और साथ ही इस जगह के बारे में और जानने की इच्छा जताई।
is one of the most iconic and recognizable buildings in the world. ये दुनिया की सबसे आइकॉनिक इमारतों में से एक है। इसे पहले एक विचार के तौर पर रखा गया था, पर एक कला स्पर्धा के जरिए इसे हकीकत में लाया गया। ओपेरा हाउस को आधिकारिक तौर पर 1973 में खोला गया था। द हाउस, जैसा कि इसे प्यार से जाना जाता है, ये 20वीं सदी के सबसे महान वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है, जिसके अंदर विश्व स्तरीय प्रदर्शनी लगाई जाती है। 1956 के ओपेरा हाउस को अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता के हिस्से के रूप में रखा गया था, जिसमें दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स द्वारा 233 डिजाइन प्रस्तुत किए गए, जिसमें डेनमार्क के जॉन उज्जोन को विजेता चुना गया। इसके बनने के 14 सालों बाद सिडनी ओपेरा हाउस को आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर 1973 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा खोला गया था, जिसके बाद से ये अपनी हर वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम और आतिशबाजी के साथ मनाता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। शुरू करो।